कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, कि हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और कुछ नहीं मिलता डरने वालों को जिंदगी में, कि कुछ नहीं मिलता डरने वालों को जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ, जिसमें कि हम बात करेंगे 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था बीएसटीसी का, उसके बारे में। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके प्रीवियस ईयर के वो मैं सारे करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं और पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान दिख रहा है आपको, उसको क्या कर दीजिए, दबा दीजिए, जिसे जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर 2014 से लेके 2020 तक के जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर है उनकी क्लासेस अपलोड हो चुकी है। आप जाइए, उन क्लासेस को देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जो बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पहली क्लास से, उन्हें अब बीएसटीसी के अंदर इतनी रीजनिंग सब्जेक्ट के मैं कह सकता हूं कि अब उनको रफली आइडिया हो चुका है कि कौन सा जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, रफली आइडिया हो चुका है, क्योंकि हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और अब हम करेंगे 2021 का क्वेश्चन पेपर, जो कि लेटेस्ट ही है। ठीक है, क्योंकि अब हम आ गए हैं धीरे धीरे लेटेस्ट की तरफ, जो अभी चल रहा है ट्रेंडिंग के अंदर। तो अब जो क्लासेस चल रही है ना इस टाइम पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अब आपको क्या देना है, नेक्स्ट पेपर देना है। तो जो पीछे भी पूछा है ना पिछले 2-3 साल में, वही पैटर्न रहने वाला है, पैटर्न बदलने वाला नहीं है। इसलिए क्लास को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ऐप को डाउनलोड करने का फायदा क्या होगा कि हमारी जो बुक है बीएसटीसी की 10 मॉडल पेपर की, वो बहुत ही जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही वो मार्केट में अवेलेबल होगी, तो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे पीटीटी की बुक के लिए कि सर हमें बुक नहीं मिल पा रही है मार्केट में, वो किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, नहीं मिल पा रही हो। तो उसके लिए फिर क्या हमने इस बार निकाला है सॉल्यूशन, वो ये है कि हम आपको इसी बुक की ई बुक प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यानी कि जो बच्चा बुक ले रहा है उसे ई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चा बुक नहीं ले पा रहा है किसी भी कारण से, वो 10 से 15 रुपए में हमारी ई बुक परचेस कर लेगा, जिसमें आपको मॉडल पेपर एज इट इज मिल जाएंगे ई बुक के रूप में। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा 5 ई मॉडल पेपर सारे बच्चों के लिए, जो बुक ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं, सबके लिए 5 ई मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी कहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, हमारे ऐप के ऊपर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज हो गए, क्वेश्चन पेपर हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, वो सब आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा अगर आप बीएसटीसी के अलावा और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो गया हो, इसके अलावा कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल हो गया हो, अग्निवीर की हो गई हो, चाहे वो थल सेना हो, नौ सेना हो या वायु सेना हो, सारा जो मटेरियल है आपके लिए, जो आपको एक एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरत पड़ती है जिसकी, वो सब हमारे ऐप के ऊपर क्या है, अवेलेबल है। आप वहां पे ई बुक परचेज कर सकते हैं, आप शिपमेंट के थ्रू बुक मंगा भी सकते हैं। अगर आपको बुक चाहिए तो शिपमेंट के थ्रू हम आपको भेजते हैं। तो सारी सुविधा हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, एक बार आप जरूर चेकआउट करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से, जो कि पिछली क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को करा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपको पूछूं कि इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रखा है ये वाला 16/6, क्या दे रखा है, 16/6, ये सबसे बड़ा है। और ये क्या है, ये है अनुचित भिन्न। ये क्या है, अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, यानी कि अनुचित भिन्न है। क्या है ये, अनुचित भिन्न है। एक होता है उचित, एक होता है अनुचित। अनुचित क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए हर क्या है, अंश से छोटा है। हर क्या है, अंश से छोटा है। जबकि उचित भिन्न के अंदर क्या होता है, जो हर होता है वो अंश से हमेशा बड़ा होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है न्यूमरेटर से। लेकिन इसमें क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है सबसे छोटा। तो देखिए इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। हमें क्या क्या रह गया इसके अलावा, 15/16 रह गया, 7/8 रह गया, और 11/12 रह गया। तो आप क्या करिए, अंश और हर का डिफरेंस ले लीजिए।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंश और हर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का आ रहा है और यहाँ पे भी 1 का आ रहा है। तो आप इस ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिए कि अगर अंश और हर का डिफरेंस क्या हो, समान हो सारे फ्रैक्शन के अंदर, तो जिसका जो अंश है वो बड़ा होगा, वही जो भिन्न है वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अंश यानी कि न्यूमरेटर किसका है, 15/16 का, ठीक है, किसका है 15/16 का, तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा 16/6, फिर उसके छोटा कौन सा हो जाएगा 15/16, ठीक है, फिर कौन सा है 11, क्यों 15 से छोटा कौन सा है 11, तो फिर हो जाएगा 11/12, और सबसे छोटा हो जाएगा कौन सा 7/8, क्या हो जाएगा 7/8, ये 7/8 है, ठीक है, 18 नहीं है 8 होगा, तो ये हो जाएगा 7/8। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 7/8 सबसे छोटा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में देना है कि आपको अंश और हर का डिफरेंस निकाल लेना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस करा तो वो क्या आया, 1 आया, जो सब में बराबर है। अगर अंश और हर का जो डिफरेंस है वो समान है अंतर, तो आपको क्या करना है, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। इन तीनों में अब बच गए, देखिए 16/6 तो सबसे बड़ा ही है, बाकी 15/16, 7/8 और 11/2, इनमें अंश किसका सबसे बड़ा है, 15/16 का अंश क्या है 15, तो 16/6 के बाद बड़ी कौन सी होगी 15/16, उससे थोड़ी छोटी होगी 15/16, फिर उससे छोटी कौन सी होगी 11/12, फिर उस सबसे छोटी कौन सी होगी 7/8। तो आपसे पूछा है सबसे छोटा, तो वो होगा 7/8, ठीक है। ये ट्रिक थी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अनुचित भिन्न वो होता है जिसके अंदर हर क्या होगा, छोटा होगा किससे, अंश से, जबकि उचित भिन्न कौन सी होती है जिसमें हर क्या होगा, बड़ा होगा अंश से, ठीक है। अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका पहला क्वेश्चन आया है ऑड वन आउट का, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी देखिए 7, 17 और 37 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है ये, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर है। इसका जो डिवाइड होता है वो किससे होता है, 1 से और खुद से होता है, इसके अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन 27 क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, और इसके अलावा क्या है, ये घनमूल है। क्या है, घनमूल, ठीक है। क्यूब रूट है किसका, 3 का, किसका 3 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड 27, ठीक है। चले अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रवि प्रत्येक रविवार को मुझसे मिलने आता था। पहली बार ये कब आया, 12:30 बजे आया। तो देखिए पहली बार कब आया, 12:30 बजे आया। अगली बार आया दोपहर 1:20 पे। उसके बाद आया 2:30 बजे। उसके बाद आया 4 बजे। तो अगली बार कितने बजे आएगा, ये हमसे पूछा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए उसने क्या बोला कि हर रविवार को रवि मुझसे मिलने आता था। सबसे पहले 12:30 बजे आया, फिर उससे अगले रविवार 1:20 पे आया, उससे अगले रविवार 2:30 पे आया, उससे अगले रविवार 4 बजे आया। तो अगले रविवार को कितने बजे आएगा। तो अब आप इसमें डिफरेंस देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बस इसको क्या कर दिया उसने, टाइम के रूप में आपको दे दिया। कैसे भी लैंग्वेज बना के उसने दे दिया, लेकिन है किसका, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए 12:30 से 1:20, 12:30 से 1:20 में कितना टाइम है, 30 मिनट तो हो गया, ये 20 मिनट ये हो गया, यानी कि 50 मिनट। कितने, 50 मिनट है। 1:20 से लेके 2:30 तक कितने हो गए, 70 मिनट हो गए। कितने हो गए, 70 मिनट हो गए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे, क्या लिखना है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है। फिर देखिए 2:30 बजे से 4 बजे तक, 2:30 बजे से 4 बजे तक कितना हो गया, 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट। कितने हो गए, 90 मिनट में कितना हो गया, 1.5 घंटा। यानी कि पहले 50 मिनट, उसके बाद कितनी हुई 70 मिनट, उसके बाद कितनी हुई 90 मिनट। तो आगे क्या होगी, आप बोलोगे सर 110 मिनट होगी। नेक्स्ट क्या होगी, 110 मिनट होगी। क्या होगी, 110 मिनट होगी। और बस यही चीज समझने की है कि 110 मिनट को क्या लिखेंगे हम, 1 घंटा और 50 मिनट। क्या लिखेंगे, 1 घंटा 50 मिनट। क्या हो जाएगा, 1 घंटा 50 मिनट क्या हो जाएगा, 110 मिनट हो जाएगी। बस ये चीज अगर आपने समझ ली तो आपका आंसर क्या हो गया, आ चुका है। अब क्या करना है आपको, 4 बजे के बाद आएगा वो 1 घंटे 50 मिनट, 4 बजे में जोड़ेंगे 1 घंटा 50 मिनट, तो क्या हो जाएगा 5:50 मिनट। क्या हो जाएगा 5:50 मिनट, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में
दे रखा है, तो उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए कि रवि क्या आता है, हर रविवार को मिलने आता है मुझसे, मान लीजिए मुझसे मिलने आता है। सबसे पहले वो आया 12:30 बजे, उससे नेक्स्ट जो संडे आया उसको आया वो 1:20 पे, उससे अगले संडे वो आया 2:30 पे, उससे अगले संडे आया वो 4 बजे, यानी कि जो अभी संडे गया है उसको 4 बजे आया। तो मैं सोच रहा हूं कि वो अगले संडे कितने बजे आएगा। तो अब देखिए इसने क्या करा है कि जो टाइम पीरियड में वो आ रहा है उसमें एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि सबसे पहले उसने लिया कितना, 50 मिनट समय लिया, ठीक है। नेक्स्ट संडे को 50 मिनट लेट आया, उससे अगले संडे को 70 मिनट लेट आया, उससे अगले संडे को 90 मिनट लेट आया। तो अब मैं क्या लगा सकता हूं, आइडिया लगा सकता हूं, सोच सकता हूं कि अगले संडे को वो कितना आएगा, 110 मिनट लेट आएगा। क्यों, क्योंकि वो कितना कर रहा है, 20-20 मिनट हर बार बढ़ा रहा है, तो अगले संडे को कितना लेट आएगा, 110 मिनट। तो 110 मिनट को हम कैसे लिखेंगे, 1 घंटा 50 मिनट, क्या हो जाएगा, 1 घंटा 50 मिनट। तो 4 बजे के बाद 1 घंटा 50 मिनट का मतलब क्या होता है, 5:50। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में जमाइए और दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रम को चिन्हित कीजिए। तो देखिए सर्वाधिक उपयुक्त क्रम हम निकालते हैं, स्वर्ण, लोहा, रेत, तांबा और हीरा। तो देखिए सबसे पहले तो आ जाएगा क्या आपका, रेत, माटी। फिर क्या आएगा, लोहा। लोहे के बाद क्या होता है, तांबा। तांबे के बाद क्या आएगा, स्वर्ण। और स्वर्ण के बाद क्या आएगा, हीरा। ये क्या है, कीमत का बढ़ता क्रम है, क्या है, कीमत का बढ़ता क्रम। यानी कि सबसे सस्ती रेत होती है, फिर थोड़ा महंगा लोहा होता है, लोहे से थोड़ा महंगा तांबा होता है, तांबा से महंगा स्वर्ण होता है, स्वर्ण से महंगा क्या होता है, हीरा होता है। तो इसका अगर हम नंबरिंग देखेंगे तो रेत किस पे आ रही है, रेत आ रही है 3 पे, लोहा आ रहा है 2 पे, तांबा आ रहा है 4 पे, स्वर्ण आ रहा है 1 पे, हीरा आ रहा है 5 पे। तो 3 2 4 1 5, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सबसे अर्थपूर्ण क्रम है। हमने क्रम कौन सा बढ़ाया है, कीमत का बढ़ता हुआ क्रम। क्या है, कीमत का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक है, फाइंड द मिसिंग टर्म। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो बच्चों देखिए एक तो आप लिख लीजिए कि नंबर सीरीज का फाइंड द मिसिंग टर्म वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, और हर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, हर पैटर्न का हर टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आए जो टाइप आप कर चुके हो। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कुछ नई टाइप डाल दे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न देखेंगे हम, तो पैटर्न क्या हो रहा है, देखिए इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बताता हूं। ये देखिए कि हमें दे रखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 25, ये 25 दे रखा है। यहाँ पे देखिए 17 और 8 कितने होते हैं, अगर हम 17 + 8 करेंगे तो 17 और 8 कितने हो गए, 25 हो गए। यहाँ पे आप देखिए फिर से क्या, 5 + 6 + 14, 14 और 6 क्या हो गए, 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि यहाँ पे जो सम आ रहा है वो सबका वो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न देखेंगे कि 10 + 4 + 2 + x बराबर किसके होगा, ये 25 के बराबर होना चाहिए। तो 10 और 4 14, 14 और 2 क्या हो गया, 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 - 16, और 25 में से 16 घटेगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह 9 आएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे समझ में पैटर्न क्या चल रहा है। तो बस आपको करके देखना है कि कौन सा पैटर्न हो, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, वो मैं करवाऊंगा, आपको भी करने हैं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा और हम खुद भी करेंगे हर टाइप के क्वेश्चन क्लास के अंदर। बस आपको जुड़ जाना है, बाकी सारा काम मुझ भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला देखेंगे, दिए गए चित्र को बनाने में आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या है। देखिए न्यूनतम सीधी रेखाओं वाली संख्या को आप क्या करेंगे, इसको इसको हम करेंगे दोबारा ड्रॉ करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आ गई एक, पहली लाइन ये हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हो गई दूसरी, फिर उसके बाद हो गई तीसरी, ये हो गई कौन सी, चौथी। ये 4 लाइनें हो गई। फिर हो गई ये पांचवी, ये हो गई कौन सी, छठी,
ये कौन सी हो गई 7वीं, ये कौन सी हो गई 8वीं, ठीक है 8 हो गई। उसके बाद ये देखिए ये 9वीं हो गई, ये 10वीं लाइन हो गई, ये 11 हो गई, और ये कितनी हो गई 12। मिला के देख लीजिए दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो कितनी हो गई टोटल 12। न्यूनतम सीधी रेखाएं कितनी हैं? 12 है। देखिए कितना प्यारा डायग्राम बना है। तो मैं बोलता हूं ना मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये देखिए 12 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिए पी क्यू आर एस ताश खेल रहे हैं। पी और क्यू क्या है? भागीदार हैं, यानी कि पार्टनर है। आपको पता है कि कार्ड का गेम खेलते हैं तो दो दो क्या होते हैं? पार्टनर होते हैं। एस का मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो देखिए आपका किसका है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं आपको क्या बनवाता हूं? एक छोटा सा मैप बनवाता हूं। क्या? छोटा सा मैप, जो आपके लिए बहुत ही क्या है? कारगर साबित होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखिए हम लिख लेते हैं, ये कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। ये हो गई कौन सी? पश्चिम। ऊपर कौन सी हो गई? उत्तर। और नीचे आती है दक्षिण। ठीक है, याद कर लेना है। अब वो क्या बोल रहा है कि एस का मुख उत्तर दिशा की ओर है। एस का मुख किधर है? उत्तर दिशा की ओर है। लेकिन वो बैठा किधर होगा? अगर उत्तर दिशा की ओर उसका मुंह है तो वो बैठा कहां पे है? दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि नीचे की ओर बैठा है। अगर पी का जो जोड़ीदार है वो क्यू है, तो एस का जोड़ीदार कौन होगा? आर होगा। यानी कि आर किधर बैठा है? उत्तर की ओर बैठा है। ठीक है, आर उत्तर में बैठा है, उसका मुख है दक्षिण की ओर। एस दक्षिण में बैठा है, मुख है उत्तर की ओर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? यदि पी का मुख पश्चिम की ओर है। देखिए पी का मुख किधर है? पश्चिम की ओर है, यानी कि पी बैठा किधर है? पूर्व की ओर, और क्यू बैठा है किधर? पश्चिम की ओर। तो ये लीजिए आपका डायग्राम बन चुका है। किसका मुख दक्षिण की ओर है? तो मैंने आपको बता दिया आर का मुख किधर है? दक्षिण की ओर। क्यों? क्योंकि आर बैठा है उत्तर की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा आर। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखेंगे तो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस आपको ये जो मैंने आपको बनवाया है ना दिशा सूचक यंत्र, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये बना लेना है, फिर आंसर आप चुटकी बजा के सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से निम्न में से सही संबंध प्रकट करने वाले शब्द का चयन करें। बड़ा और लघु। तो देखिए बड़ा और लघु क्या है? एक दूसरे के विलोम है। क्या है? विलोम है। बड़ा लघु का क्या है? विलोम है। तो हमें देखना है विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है चौड़ा, फैला हुआ। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? संकीर्ण या छोटा। संकीर्ण या छोटा, बिल्कुल। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जैसे बड़ा का विलोम क्या है? लघु है, वैसे ही विस्तृत का जो विलोम है वो क्या होगा? संकीर्ण हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फिर से मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लगाएंगे, पहले देखेंगे यहां पे क्या दे रखा है? 16 माइनस करेंगे 6, तो कितना आ जाएगा? 10। और ऊपर दे रखा है 5, उसमें से नीचे वाला दे रखा है 2, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब इन दोनों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो 10 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर हो गया 100, 3 का स्क्वायर हो गया 9, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 109 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसका हो गया। नेक्स्ट इसका देखेंगे हम। तो देखिए 22 माइनस क्या करेंगे? 22 में से 15 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और 21 माइनस करेंगे कितना? 19, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इनका क्या करेंगे? वर्ग कर दीजिए। दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 का वर्ग हो गया 49, 2 का वर्ग हो गया 4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा, जो कि बीच में आ रहा है। तो सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे किसके लिए? इस वाले के लिए। ठीक है, जो बच गया है उसके लिए भी क्या करेंगे? हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो देखिए सेम पैटर्न को देखते हैं करके। तो इसके अंदर क्या होगा? तो इसमें देखिए कि 17 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 4। और 51 माइनस 48 करेंगे 51 में से तो कितना आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? 3। अब इनका स्क्वायर करेंगे। अब जिन बच्चों को ट्रिपलेट याद है उनको तो सीधा याद हो जाएगा कि सर 16 और 9 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 25 आता है। 3 4 5 क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये दो टाइप तो इसी में आ चुकी है। एक टाइप जस्ट हमने पहले करी थी, ये दूसरी टाइप है। अगला देखिए, कितने खिलाड़ी केवल एक ही खेल खेलते हैं? सिर्फ एक खेल का मतलब है बिना कॉमन, जो नंबर कॉमन नहीं आ रहा है किसी में भी वो नंबर लेना है। तो देखिए कबड्डी कितने खेलते हैं? 58, जो सिर्फ कबड्डी खेलते हैं तो देखिए 58, प्लस जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो कितने हैं? 72, और जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं वो कितने हैं? 80। इनको आप जोड़ दीजिए तो देखिए 8 और 2 10 का 0, कैरी चला गया 1, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21, 210।
210 ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, सिर्फ एक ही खेल खेलते हैं, या तो कबड्डी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, चलें अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते हैं? क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते मतलब ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल, यानी कि सिर्फ कबड्डी खेलते हैं, जो कितने हैं 58। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 58। ठीक है, अगला देखिए, एक परीक्षा में कुल छात्रों के 78% पास हुए, तो देखिए पास कितने हो गए, 78%। ध्यान से देखना, तो फेल की पूछू आपसे कि फेल कितने हुए, तो आप बोलोगे सर 100 में से 78 घटा देंगे तो 22% फेल हो गए। तो उसने क्या बोला है, यदि कुल फेल छात्रों की संख्या 176 है, यानी कि ये जो 22% है वो किसके इक्विवेलेंट है, 176 के हैं। तो फिर आगे बोल रहा है 34% छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली, तो कितने छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली? तो यहाँ पे देखिए 1% नहीं निकालना आपको, हमें निकालना है 34% को मिली है, तो 34% के कितने छात्र होंगे, तो हमें निकालना है 34%। तो डायरेक्ट 34% निकालिए, कैसे, 176/22 गुणा करेंगे किससे, 34 से। अब काट दीजिए इसको किससे, 11 से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक्की 66, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 34 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, सांस से चला गया 3, 8 या 24 और 3 27, 272, 272। यानी कि शायद तक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, हो सकता है थोड़ा डेटा इधर उधर हो गया हो। ठीक है, यानी कि डेटा क्या हो गया हो, चेंज हो थोड़ा सा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा है पहले भी कि आपको क्या दे दिया, पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत दे दिया और फेल होने वाले छात्रों की संख्या दे दी। तो उसका यही पैटर्न है, आपको 100 में से जो पास हुए उतने प्रतिशत हटा के जो बच गए वो कितने हो गए, फेल प्रतिशत हो गए, और हमें निकालना है प्रथम श्रेणी का, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और निष्कर्ष के प्रश्न आ चुके हैं, बहुत ही प्यारे आते हैं। तो देखिए कथन है, कुछ पुस्तकें मेज हैं, ये क्या है, पुस्तकें हैं और ये है मेज। फिर बोल रहा है कुछ मेज दर्पण हैं, ये लीजिए, ये क्या है, दर्पण। और ये क्या बनाया है हमने, संभावित आरेख, नहीं मुख्य आरेख। क्या बनाया है, ये है मुख्य आरेख। अब हम बनाएंगे संभावित आरेख। तो ये देखिए कि ये तो पहले हमने बात मान ली क्या, कि कुछ पुस्तकें मेज हैं, ये है पुस्तक, ये है मेज, चलो मान लिया। लेकिन इस चीज की भी तो संभावना है कि जो कुछ दर्पण मेज हैं वो दर्पण कुछ पुस्तकें भी हो सकती हैं, यानी कि ये दर्पण हो सकता है कि कुछ पुस्तकें दर्पण हो सकती हैं। ठीक है, हो सकती हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। और कुछ पुस्तकें मेज और दर्पण दोनों हो सकती हैं, या कुछ दर्पण और मेज पुस्तकें दोनों हो सकते हैं। ये क्या है, संभावित आरेख। क्या है, संभावित आरेख है, इसकी हम संभावना प्रकट करते हैं कि संभावना है इस तरीके की। और एक चीज जो इसका यूनिवर्सल नियम है वो ये है कि जो निष्कर्ष मुख्य आरेख और संभावित आरेख दोनों में सही होगा, वही निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा हमेशा। एक में फॉलो हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा तो वो हमेशा गलत होगा, दोनों के अंदर वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ दर्पण पुस्तकें हैं, तो देखिए दर्पण ये रहा, पुस्तकें ये रही, नहीं, बिल्कुल इनमें तो रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे कुछ दर्पण पुस्तकें हो रही हैं, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पुस्तकों का और दर्पण का ये क्या है, कॉमन आ रहा है। फिर बोल रहा है सभी पुस्तकें दर्पण है, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों निष्कर्ष क्या है, एकदम घटिया है, किसी काम के नहीं है, दोनों ही गलत है। तो ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो सही है, दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मुख्य आरेख और संभावित आरेख दो आरेख बनते हैं, और जो निष्कर्ष दोनों के अंदर सही पाया जाता है वही निष्कर्ष हमेशा सत्य होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि 17 फरवरी 2013 को रविवार था तो 17 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था? बार बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं इस टाइप का, कि अगर एक सामान्य साल हो, साधारण साल हो, तो उसमें क्या हो जाता है, पिछले साल के मुकाबले अगले साल एक दिन यानी कि एक बार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, साधारण, लीप ईयर की बात नहीं कर रहा मैं, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं कि साधारण वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष एक बार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 17 फरवरी 2013 और 17 फरवरी 2015 यानी कि लीप ईयर नहीं है, और
कितना है 2 साल है, तो 2 साल में क्या होगा 2 दिन बढ़ जाएंगे। अगर 17 फरवरी 2013 को रविवार था तो 17 फरवरी 2015 को रविवार प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मंगलवार। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए लीप वर्ष को छोड़ के साधारण वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष क्या हो जाएगा एक दिन बढ़ जाएगा, एक बार बढ़ जाएगा। जैसे पिछली साल अगर 1 तारीख को सोमवार होगा तो अगर लीप ईयर ना हो अगला साल तो अगली साल क्या हो जाएगा वो सोमवार मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, एक बार अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ABCDE 5 भाई हैं। क्या है 5 ब्रदर्स। क्या है ब्रदर्स। ए बी से दुगना है। देखिए ए क्या है बी से दुगना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। ठीक है, ये पहला दे दीजिए, एक एक बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा क्या बोल रहा है सी बी की उम्र में आधा है तो सी बराबर क्या हो जाएगा B/2 हो जाएगा। हो गया B/2, ये दूसरा है। फिर अगला क्या बोल रहा है ए की उम्र ई से आधी है। देखिए ए की उम्र क्या है ई से आधी है तो ए बराबर क्या हो जाएगा E/2। क्या हो जाएगा E/2, ये तीसरा हो गया। और फिर बोल रहा है सी डी से उम्र में दुगना है। सी क्या है डी से उम्र में दुगना है तो सी बराबर क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। ठीक है, 4 मैंने क्या बना दी है इक्वेशन बना दी है, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो उसने यहाँ पे क्या बोले हैं जो सेंटेंस वाक्य बोल रहा है मैंने उसको इक्वेशन में बना दिया। अब यहां से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि देखिए सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा ई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ई क्या है ए का दुगना है, या बोल सकते हैं कि ए क्या है ई का आधा है। तो यहां से ई सबसे बड़ा हो गया। ई के बाद कौन आ रहा है ए आ रहा है। ठीक है, ए आ गया। ए के बाद क्या आ रहा है ए के बाद आ रहा है बी, और बी के बाद क्या आ रहा है बी के बाद आ रहा है सी। क्यों, क्योंकि सी बराबर है 2D के, और सबसे लास्ट में क्या आ रहा है डी। तो हम बात करें ए छोटा है, ए किससे छोटा है ई से। देखिए क्वेश्चन हमें पूछ लिया ए छोटा है तो ए किससे छोटा हो गया ई से। ई सबसे बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा ए, फिर उससे छोटा बी, फिर उससे छोटा सी, फिर उससे छोटा डी। तो ये 4 इक्वेशन बनाइए ना आप, कंपेयर करके आराम से आपको जो ये मेन वाली है आप बना सकते हो। ठीक है, तो एक एक लाइन को समझ के क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला देखिए सबसे छोटा कौन है, तो ये रहा सबसे छोटा कौन है डी। सबसे छोटा कौन है डी, ये लीजिए थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट आंसर हो गया। फिर बोल रहा है यदि बी की आयु 16 वर्ष है तो डी की आयु क्या है। बी 16 साल का है, देखिए ये रहा बी, तो बी 16 साल का है। तो यहां से देखिए इसको तरफ कर देते हैं और देखते हैं बी कितने साल का है 16 का, तो सी कितने का हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 साल का। सी कितने का हो गया 8 साल का हो गया। अब सी बराबर क्या है 2D है। सी बराबर क्या है 2D है, तो यहां पे देख लीजिए आप कि सी बराबर दे रखा है 2D और सी है 8 साल का। तो हमें निकालना है डी की आयु, तो यहां से डी क्या हो जाएगा C/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस 2 को इधर ले जाएंगे बटे में तो डी बराबर हो जाएगा C/2। सी की उम्र है 8 वर्ष तो 8/2 करेंगे तो कितना जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 वर्ष की डी कितने का है 4 साल का है। ठीक है, अगला देखिए असंगत बताएं, इनमें से क्या चुनना है हमें असंगत चुनना है। तो कोडिंग डिकोडिंग से होगा ये ए बी डी और एफ। तो देखिए यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 4 और ये क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या हो रहा है +1 का, यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए दूसरे में क्या है C E J और N, यहाँ पे भी नंबरिंग कर लीजिए। ये क्या है 3 5, J 10 पे आता है, N आता है 14 पे। यहाँ पे क्या हो गया +2 और +4 हो गया। चलिए नेक्स्ट और चेक करते हैं। तीसरा देखिए क्या है P Q X और Z, इसकी नंबरिंग देखते हैं। P आता है 16 पे, Q आता है 17 पे, X आता है किस पे 24 पे और Z आता है किस पे 26 पे। तो ये हो जाएगा कितना +1 और +2। तो देखिए +1 +2 वाला पैटर्न सही है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए पूर्णतया लाल रंग से रंगे एक घन को समान आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों छोटे घनों का केवल एक ही पृष्ठ रंगा हुआ होगा। तो इसका मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं। देखिए एक पृष्ठ रंगा हुआ घन, तो देखिए एक पृष्ठ रंगे हुए घनों की संख्या, हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना क्या होगा 6 × n-2 का स्क्वायर। क्या होगा 6 × n-2 का स्क्वायर। n क्या होगा
आपको जो भी घनों की संख्या देगी ना कटे हुए की, उसका क्यूब रूट निकालना है। तो यहां से अगर हम 27 का क्या निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, तो कितना आता है, 3 आता है। वही क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। हमेशा आपको देगा वो, यहाँ पे आपको याद देगा 27, 64, 125, 216 इस टाइप से देगा, ठीक है। तो उसका क्यूब रूट निकाल लेना है, वही n की हो जाएगा। तो यहां से देखिए 6 गुणा n कितना दे रखा है, 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 1, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि एक पृष्ठ रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट आपको हमेशा याद रखना है। अगर एक पृष्ठ रंगे हुए घनों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा n-2 का स्क्वायर। अगर दो पृष्ठ रंगे हुए घनों की संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले, दो पृष्ठ रंगे हुए घन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 12 गुणा n-2। क्या होता है, 12 गुणा n-2। क्या होता है, 12 गुणा n-2। याद कर लीजिए, आपको याद कर लेना है कि दो पृष्ठ रंगे हुए घनों की संख्या पूछ ले तो 12 गुणा n-2, एक पृष्ठ रंगे हुए घनों की संख्या पूछ ले तो 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर। और आपसे पूछ ले कि बिना पृष्ठ रंगे हुए कितने घन होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। बिना रंगे हुए, ठीक है, बिना रंगे हुए का क्या होगा, n-2 का क्यूब। उसका क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा एक पृष्ठ रंगे हुए घनों की संख्या, तो वो हमेशा क्या होगी, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। कोडिंग डिकोडिंग से फिर से होगा। हमें क्या दे रखा है, BEGK, और क्या है, ADFJ। नंबरिंग कर लीजिए। B आता है 2 पे, E आता है 5 पे, G आता है किस पे, 7 पे, K आता है किस पे, 11 पे, A आता है 1 पे, D आता है किस पे, 4 पे, F आता है 6 पे, J आता है 10 पे। तो देखिए पैटर्न आप देख सकते हैं, 2 से 1 क्या हो रहा है, -1, 5 से 4 -1, 7 से 6 -1, 11 से 10 -1। तो पैटर्न क्या चल रहा है, -1 का। तो अब आपको भी यही पैटर्न लगा देना है, किसके अंदर, PSVY के अंदर। किसमें, PSVY में। नंबरिंग कर लीजिए। P आता है 16 पे, S आता है किस पे, 19 पे, V आता है 22 पे, Y आता है 25 पे। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 16 -1 करेंगे 15, 15 पे क्या आता है, O आता है। 19 -1 18, 18 पे आता है क्या, R। 22 -1 करेंगे तो 21, 21 पे क्या आता है, U आता है। और 25 -1 24, 24 पे आता है X, यानी कि ORUX। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोड क्या बनेगा, ORUX, यानी कि जो नेक्स्ट पेयर आएगी वो क्या आएगी, ORUX, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है कि यदि दिल्ली का कोड दे रखा है हमें, तो किसका कोड दे रखा है, दिल्ली का। तो देखिए क्या दे रखा है, CCIDD। क्या दे रखा है, CCIDD। तो देखिए पैटर्न चेक करना है। नंबरिंग कर लीजिए। D आता है 4 पे, E आता है 5 पे, L किस पे आता है, 12 पे आता है, H आता है 8 पे, I आता है 9 पे, C3 पे I आता है 9 पे, D आता है 4 पे, ये भी आता है 4 पे। तो देखिए कि 4 से क्या हो रहा है, 3 -1 हो रहा है। 5 से क्या हो रहा है, 3 -2 हो रहा है। 12 से 9 क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। 8 से 4 क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। और 9 से 4 क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। यानी कि पैटर्न क्या चल रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। सेम पैटर्न हमें लगाना है बॉम्बे में और इसका कोड जनरेट करना है। तो देखिए BOMBAY, सबसे पहले इसकी कर दीजिए नंबरिंग। B आता है 2 पे, O आता है 15 पे, M आता है 13 पे, B आता है 2 पे, A आता है 1 पे, Y आता है 25 पे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, -1। तो 2 -1 करेंगे तो क्या आएगा, 1, 1 पे क्या आता है, A। क्या आता है, A। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या ऑप्शन सेकंड होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, फिर हमें करना है -2। क्या करना है, -2। तो 15 -2 13, 13 पे आता है M। क्या आता है, M। तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, फर्स्ट भी यहाँ से कट गया। फिर आप क्या करेंगे, -3 करेंगे तो -3 का मतलब आता है 10, 10 पे क्या आता है, J आता है। फिर आप करेंगे -4, तो -4 देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि -2 में से अगर -4 करेंगे तो अल्फाबेट पीछे से आएगी, तो 2 तो घट जाएगा, A और B का, बाकी 2 कहां से घटेगा, 26 से।
तो 26 माइनस 2 करेंगे तो 24, 24 पे क्या आता है x आता है। सेम चीज फिर से होगी, -5 करेंगे तो एक तो यहाँ से चला जाएगा, 4 कहाँ से जाएंगे पीछे z से, तो 26 माइनस 4 करेंगे तो 22, 22 पे क्या आता है v आता है। उसके बाद देखिए यहाँ से करेंगे -6 तो 25 माइनस 6 19, 19 पे क्या आता है s आता है। तो AMJXVS सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना चेक नहीं करना है, सेकंड कोड पे ही आपको आंसर मिल गया है तो वहीं से आंसर लेके आगे बढ़ जाना है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, जिस प्रकार 1 किलोग्राम 1 क्विंटल से संबंधित है उसी प्रकार 1 पैसा संबंधित है। तो देखिए 1 केजी और 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, 1 क्विंटल में क्या होता है 100 केजी। तो अगर हम 1 केजी को 100 से गुणा करें तो क्या आ रहा है 1 क्विंटल आ रहा है। वैसे ही अगर हम 1 पैसे को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100 पैसे, और 100 पैसे किसके बराबर होता है 1 रुपए के बराबर होता है। 100 पैसा किसके बराबर होता है 1 रुपए के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए 1 क्विंटल में कितना होता है 100 किलो होता है। अगला देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य ABCDE और F हैं। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है 23 और 24, ठीक है, इसी से होंगे। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, वो C E की बहन है। C क्या है, E की बहन है। तो ये देखिए ये E है और इसकी बहन कौन है C माइनस, फीमेल को माइनस से देंगे, ई का हमें पता नहीं है। फिर बोल रहा है बी ई के पति का भाई है। देखिए ई भी क्या हो जाएगी फीमेल हो जाएगी, और इसका पति ये मान लीजिए इसका क्या है पति है, इसका एक भाई है, पति का क्या है भाई है, कौन है बी, ठीक है। एक लाइन यहां पे वापस से आ गई है। फिर क्या बोल रहा है फोर्थ में कि डी ए का पिता है और एफ डी का पोता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आपको यहां पे समझना पड़ेगा। उसने क्या बोला है कि डी क्या है ए का पिता है और एफ डी का पोता है। अब एफ डी का पोता कब होगा, जब वो ए का बेटा होगा। क्या होगा ए का बेटा होगा, ठीक है, क्या होगा ए का बेटा होगा। तो यहां से देखिए क्या होगा कि ये ए है, वो यहां पे आएगा, ठीक है, क्या आएगा ए क्या होगा ई का पति होगा, इसके क्या है एक बेटा है, कौन होगा एक बेटा जो कौन है एफ है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। इसके पिताजी कौन है, तो इसके पिताजी हैं डी, क्या है इसके पिताजी डी। तो डी का बेटा हो गया ए और ए का बेटा हो गया कौन एफ। अब ये हमें कैसे पता चला कि परिवार में 2 पिता हैं, तो 2 पिता कौन हो गए, देखिए पिता हम लिखेंगे तो पहला पिता तो हो गया डी और दूसरा हो गया कौन ए। 2 भाई हैं, अगर हम भाई की बात करेंगे तो भाई कौन हो गया ए बी, कौन हो गया ए बी। उसके अलावा क्या है एक माँ है, परिवार में क्या है एक माँ है, तो माँ कौन हो जाएगी वो तो आपको दिख रही है, माँ कौन हो गई सी हो जाएगी। तो 2 पिता हो गए डी और ए, भाई हो गए ए और बी और माँ हो गई सी। अब देखिए परिवार में पुरुष सदस्य की संख्या कितनी है, तो देखिए 1 2 3 और 4, डी ए बी और एफ 4 क्या है पुरुष हैं, 2 क्या है स्त्रियां हैं ई और सी, ठीक है। अगला देखें, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भाइयों का समूह कौन सा है, तो ये रहा भाइयों का समूह, अभी हमने लिखा ए बी, कौन सा है ए बी जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको क्या करना है इन लाइनों को देखना है कि 2 पिता होने चाहिए, 2 भाई होने चाहिए और 1 माँ होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको क्या करना है सेट करना है, ठीक है। चले अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 और 26 के लिए। यहाँ 2 स्तंभ है जिनमें स्तंभ 2 में दिए गए अंक स्तंभ 1 में दिए गए शब्दों के कूट है, ठीक है। हमें क्या देखना है यहाँ पे कंपेयर करके क्या निकालना है, इनका कोड निकालना है। देखिए हमें पूछा है 25 में आई का कोड क्या होगा, तो आई का कोड कहां से निकालेंगे, TIN दिख रहा है यहां से निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा जब हमें TIN यानी कि T और N का कोड पता होगा तब हम आई का निकाल सकते हैं। तो इसे जस्ट ऊपर देखेंगे आप MNKT दे रखा है, T और N इसमें भी आ रहा है, T और N नीचे वाले में भी आ रहा है, यानी कि इनमें 2 कोड सेम आएंगे। देखिए 2 क्या क्या सेम आ रहे हैं, एक तो 5 सेम आ रहा है तो 5 को काट दीजिए, दूसरा क्या सेम आ रहा है 6 सेम आ रहा है तो 6 को काट दीजिए, तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद इन 1 सेकेंड आप आंसर निकाल ली, बाकी को आपको क्या लेना देना है, बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको क्या करना है कंपेयर करके लिखना है। तो देखिए मुझे दिख रहा है कि MNKT और TIN में क्या कॉमन है, T और N कॉमन है, तो 2 कोड सेम होंगे, जो सेम कोड है उनको काट दिया तो TIN में आई का कोड बच गया, वो क्या बच गया 7, वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 KITE, इसका कोड निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या है होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। कल की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तो ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो 2021 का जो पेपर है इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।